सूरज की किरणें अभी अभी शहर के उस पुराने चौराहे पर पड़ी थीं, जहां रोज की तरह भीड़ का मेला लगा था। हवा में धूल और गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें घुली हुई थीं। चौराहे के एक कोने में एक पुरानी सी चाय की दुकान थी, जहां लोग सुबह की शुरुआत गपशप और गर्म चाय के साथ करते थे। लेकिन इस चौराहे की अपनी एक अलग कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो ना तो चाय की चुस्कियों में घुलती थी, ना ही लोगों की हंसी में छिपती थी। यह कहानी थी अन्याय की, भ्रष्टाचार की और उन पुलिस वालों की जो इस चौराहे को अपनी जागीर समझ बैठे थे। इसी चौराहे पर आज एक नई शख्सियत ने कदम रखा था। वह कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसके कंधों पर देश की सेवा का बोझ था और दिल में इंसाफ की आग जल रही थी। उसका नाम था अनन्या शर्मा, एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी जो अपने साहस और निष्ठा के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज अनन्या का रूप कुछ और था। उसने अपने चमचमाते वर्दी को अलमारी में छोड़ दिया था और बदले में फटे पुराने कपड़े पहन लिए थे। उसका चेहरा धूल और काले से सना हुआ था, बाल बेतरतीब थे और हाथ में एक टूटी हुई कटोरी थी। वह एक भिखारी के भेष में थी और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो ना तो डर को जानती थी, ना ही हार को। अनन्या का यह भेष बदलना कोई सनक नहीं था। पिछले कुछ महीनों से उसकी टेबल पर इस चौराहे की शिकायतों की फाइलें जमा हो रही थीं। गांव वाले छोटे व्यापारी और यहां तक कि राहगीर भी इस चौराहे पर तैनात पुलिस वालों की गुंडागर्दी से त्रस्त थे। कोई अपनी बेटी के साथ बाजार जा रहा होता तो पुलिस वाले उसका रास्ता रोक लेते। कोई अपनी दुकान खोलने की कोशिश करता तो हफ्ता मांगने वाले साए की तरह सामने आ खड़े होते और जो इनका विरोध करता उसे या तो गालियां पड़ती या फिर लाठियां। अनन्या ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया था। उसने अपने वरिष्ठों से बात की, लेकिन हर बार जवाब एक जैसा था, सबूत लाओ तब कुछ करेंगे। सबूत, यह शब्द अनन्या के लिए एक चुनौती बन गया था और यही वजह थी कि आज वह खुद इस चौराहे पर उतर आई थी, न सिर्फ सबूत इकट्ठा करने, बल्कि उस सच्चाई को अपनी आंखों से देखने जिसके बारे में फाइलें चीख चीख कर बता रही थीं। चौराहे पर पहुंचते ही अनन्या ने एक कोने में अपनी जगह बना ली। उसने अपनी कटोरी जमीन पर रखी और धीरे धीरे लोगों को देखने लगी। उसकी नजरें हर छोटी बड़ी हरकत पर थीं। उसने देखा कि कैसे एक फल वाला अपनी ठेली को सजाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक हवलदार वहां पहुंचा और उससे कुछ नोट छीन लिए। उसने देखा कि कैसे एक स्कूल की लड़की अपने दोस्तों के साथ हंसते हंसते जा रही थी, लेकिन एक पुलिस वाला उसकी ओर घूर रहा था जैसे वह कोई शिकार हो। अनन्या का खून खौल रहा था, लेकिन वह चुप रही। उसने अपने गुस्से को दबाया और इंतजार करने लगी। वह जानती थी कि असली खेल अभी बाकी है। कुछ ही देर में चौराहे पर एक हंगामा शुरू हुआ। एक बूढ़ा आदमी जो शायद अपने गांव से शहर आया था, अपनी साइकिल पर कुछ सामान लादे हुए जा रहा था। उसकी साइकिल का पहिया अचानक एक गड्ढे में फंस गया और सामान सड़क पर बिखर गया। बूढ़े ने जैसे ही अपने सामान को समेटना शुरू किया, वही हवलदार वहां पहुंच गया। अरे बूढ़े, ये क्या गंदगी फैला रखी है, उसने चिल्लाकर कहा। बूढ़ा घबराया हुआ था। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, साहब गलती हो गई, अभी समेट लेता हूं। लेकिन हवलदार को माफी से कोई मतलब नहीं था। उसने बूढ़े के सामान को लात मार दी और कहा, पहले पैसे निकाल, फिर सामान ले जाना। अनन्या यह सब दूर से देख रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वह अब भी अपनी वर्दी पहनकर उस हवलदार को सबक सिखाए, लेकिन वह जानती थी कि अभी वक्त नहीं आया है। उसने अपनी कटोरी उठाई और धीरे धीरे उस बूढ़े के पास पहुंची। बाबा कुछ दे दो, उसने कांपती आवाज में कहा, ताकि कोई उसे शक न करे। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। बेटी, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, उसने कहा, और फिर हवलदार की ओर देखने लगा जो अब उससे गालियां देकर पैसे मांग रहा था। अनन्या ने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, चिंता मत करो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था जो बूढ़े को भी थोड़ा सुकून दे गया। लेकिन तभी हवलदार की नजर अनन्या पर पड़ी। अरे तू कहां से आ गई भिखारन, उसने गुर्राते हुए कहा। यहां भीख मांगने की इजाजत नहीं है, चल जल्दी निकल यहां से। अनन्या ने सिर झुका लिया और पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी आंखें हवलदार के चेहरे को स्कैन कर रही थीं। उसने उसका नाम पढ़ लिया, हवलदार रमेश यादव।
ये नाम वह अपने दिमाग में नोट कर चुकी थी। दिन ढलने लगा था और चौराहे की रौनक अब धीमी पड़ रही थी। अनन्या ने देखा कि पुलिस वाले अब और आक्रामक हो रहे थे। वे राहगीरों को बेवजह रोक रहे थे, उनकी तलाशी ले रहे थे और जो विरोध करता उसे धमकी दे रहे थे। अनन्या ने अपनी कटोरी में कुछ सिक्के इकट्ठे किए थे, लेकिन उसका ध्यान कटोरी पर नहीं था। वह हर उस पुलिस वाले का चेहरा, उनकी हरकतें और उनके शब्दों को अपने दिमाग में दर्ज कर रही थी। रात होने तक अनन्या ने चौराहे का पूरा माहौल समझ लिया था। यह चौराहा सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक ऐसी जेल थी जहां पुलिस वाले जेलर थे और आम लोग कैदी। अनन्या ने ठान लिया था कि वह इस जेल को तोड़ेगी, लेकिन इसके लिए उसे और सबूत चाहिए थे। उसे उन पुलिस वालों को उंगे हाथों पकड़ना था, और वह भी ऐसे कि कोई बच न सके। उसने अपनी कटोरी उठाई और चौराहे के एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो बता रही थी कि यह कहानी अभी शुरू हुई है। रात का सन्नाटा चौराहे पर छा गया था। चाय की दुकान बंद हो चुकी थी और सड़क पर सिर्फ कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। चौराहे का वह पुराना बरगद का पेड़ जिसके नीचे अनन्या बैठी थी, अब हवा के साथ हल्के हल्के झूम रहा था। उसने अपने फटे हुए शॉल को कंधों पर लपेटा और अपनी कटोरी को पास में रख लिया। उसकी आंखें अब भी चौराहे पर टिकी थीं, जहां दूर एक पुलिस जीप खड़ी थी। जीप के पास दो सिपाही सिगरेट पी रहे थे और उनकी हंसी की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। अनन्या जानती थी कि यह रात उसके लिए आसान नहीं होगी। वह भिखारी के भेष में थी और इस चौराहे पर भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं थी, खासकर तब जब पुलिस वाले अपनी मनमानी पर उतर आए हों। अनन्या ने दिन भर देखा था, वह उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। बूढ़े के साथ हवलदार रमेश की बदतमीजी, फल वाले से हफ्ता वसूलना और उस स्कूल की लड़की पर गंदी नजर, ये सब छोटी छोटी घटनाएं नहीं थीं। ये उस सड़ा के नमूने थे जो इस चौराहे को अंदर से खोखला कर रही थीं। अनन्या ने अपने करियर में कई बार भ्रष्टाचार को देखा था, लेकिन इस बार बात अलग थी। यह सिर्फ पैसे की लालच नहीं थी, यह थी सत्ता का नशा जो इन पुलिस वालों को इंसान से हैवान बना रहा था। और अनन्या ने ठान लिया था कि वह इस नशे को उतारेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना ही जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला। यह रिकॉर्डर उसकी योजना का एक अहम हिस्सा था। वह दिन भर की बातचीत और पुलिस वालों की हरकतों को रिकॉर्ड कर रही थी। उसने रिकॉर्डर को चेक किया, बैटरी अभी भी भरी थी। उसने उसे फिर से जेब में छिपा लिया और अपने आसपास का जायजा लेने लगी। चौराहे पर अब कोई राहगीर नहीं था, लेकिन पुलिस जीप अभी भी वहीं खड़ी थी। अनन्या ने देखा कि जीप के पास अब एक तीसरा शख्स भी आ गया था। वह कोई सिपाही नहीं था। उसके कपड़े और चाल ढाल से लग रहा था कि वह इस इलाके का कोई गुंडा है। तीनों आपस में कुछ बात कर रहे थे और बीच बीच में उनकी हंसी की आवाज आ रही थी। अनन्या ने धीरे से अपनी जगह बदली और बरगद के पेड़ की आड़ में छिप गई। वह इतनी करीब थी कि उनकी बातें सुन सके, लेकिन इतनी दूर कि कोई उसे देख न ले। उसने रिकॉर्डर चालू किया और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। साहब, आज का माल तो अच्छा है ये, उस गुंडे ने कहा। 5 दुकानों से 10-10 हजार और वो बूढ़ा भी 500 दे गया। एक सिपाही ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन रमेश भाई ने तो मजा कर दिया। उस भिखारन को देखा था, एकदम डर के मारे भाग गई। दूसरा सिपाही बोला, अरे उसको छोड़ो, कल फिर आएगी तो देख लेंगे। अभी ये देखो, ये नया माल आया है। उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और गुंडे को थमा दिए। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सबूत था, वह सबूत जिसकी उसे तलाश थी। उसने रिकॉर्डर को और करीब रखा ताकि हर शब्द साफ रिकॉर्ड हो, लेकिन तभी एक टहनी उसके पैर के नीचे दब गई और एक हल्की सी खटकी की आवाज हुई। तीनों ने एकदम बात करना बंद कर दिया। कौन है वहां? गुंडे ने चिल्लाकर कहा। अनन्या ने सांस रोकी और पेड़ की आड़ में और सट गई। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। शायद कोई कुत्ता होगा, एक सिपाही ने कहा, लेकिन गुंडे को यकीन नहीं हुआ। उसने टॉर्च जलाई और पेड़ की ओर बढ़ने लगा। अनन्या ने अपने दिमाग को तेजी से चलाया। अगर वह अभी पकड़ी गई तो उसकी सारी योजना बेकार हो जाएगी। उसने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे दूसरी दिशा में फेंक दिया। पत्थर के गिरने की आवाज सुनकर गुंडा उधर मुड़ गया। देखा क्या मैंने कहा था, कोई जानवर होगा?
सिपाही ने हंसते हुए कहा। गुंडा वापस जीप के पास आ गया, लेकिन अनन्या की सांस में सांस आई। उसने रिकॉर्डर बंद किया और उसे जेब में रख लिया। वह जानती थी कि अब उसे और सावधान रहना होगा। सुबह होने तक अनन्या ने चौराहे पर अपनी जगह बनाए रखी। उसने देखा कि कैसे पुलिस वाले रात भर वहां डटे रहे और कैसे वे राहगीरों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। एक बार तो एक रिक्शा वाले को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। अनन्या ने यह सब रिकॉर्ड किया, लेकिन उसका मन अब बेचैन हो रहा था। वह सिर्फ सबूत इकट्ठा करने नहीं आई थी, वह इंसाफ करना चाहती थी, और इसके लिए उसे और करीब जाना होगा। दिन चढ़ने के साथ चौराहे पर फिर से भीड़ जमा होने लगी। अनन्या ने अपनी कटोरी उठाई और चौराहे के बीच में चली गई। उसने जानबूझकर हवलदार रमेश के पास जाकर अपनी कटोरी बढ़ाई। साहब, कुछ दे दो, उसने कांपती आवाज में कहा। रमेश ने उसकी ओर घूर कर देखा। कल भी तू यहीं थी ना, उसने कहा। मैंने कहा था यहां भीख मांगने की इजाजत नहीं है। अनन्या ने सिर झुका लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। साहब, भूखी हूं, बस थोड़ा सा दे दो, उसने फिर कहा। रमेश का गुस्सा अब भड़कने लगा। उसने अनन्या की कटोरी को लात मार दी और सिक्के सड़क पर बिखर गए। भूखी है तो कहीं और जा, वह चिल्लाया। चौराहे पर मौजूद लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अनन्या ने जमीन पर बिखरे सिक्कों को समेटना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखें रमेश के चेहरे पर टिकी थीं। वह जानती थी कि यह मौका है, उसे रमेश को और भड़काना होगा, ताकि वह कुछ ऐसा कर दे जो अनन्या के लिए बड़ा सबूत बन जाए। साहब, आप तो भगवान जैसे हो, इतने बड़े दिल वाले हो, फिर भी एक भिखारी को 2 पैसे नहीं दे सकते, अनन्या ने जानबूझकर तंज कसते हुए कहा। उसकी आवाज में एक हल्का सा व्यंग था जो रमेश को चुप गया। क्या बोली, उसने गुर्राते हुए कहा, और अनन्या की ओर बढ़ा। उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से झटका दिया। तुझे सबक सिखाता हूं, बाएं, वह चिल्लाया और अपना हाथ उठाया। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि यह होने वाला है, और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि चौराहे पर मौजूद हर शख्स एकदम खामोश हो गया। अनन्या जमीन पर गिर पड़ी और उसका शॉल उसके चेहरे से हट गया, लेकिन उसने अपने चेहरे को छिपा लिया ताकि कोई उसे पहचान न ले। रमेश ने उसे फिर से पकड़ा और कहा, चल थाने चल, तुझे अक्ल सिखाएंगे। अनन्या को जीप में डाल दिया गया। उसका रिकॉर्डर अभी भी उसकी जेब में था और उसने उसे चालू रखा। जीप थाने की ओर बढ़ रही थी और अनन्या के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी। यह उसकी योजना का हिस्सा था। वह जानती थी कि थाने में उसे और मौके मिलेंगे। वह चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। यह चमक थी इंसाफ की, और यह चमक अब और तेज होने वाली थी। थाने की हवा में एक अजीब सी सड़ा थी, पसीने, तंबाकू और डर की मिलीजुली गंध। जीप जैसे ही थाने के गेट पर रुकी, अनन्या को हवलदार रमेश ने जोर से झटका देकर नीचे उतारा। उसका शॉल अब भी चेहरे पर लटक रहा था और उसने जानबूझकर अपने चेहरे को छिपाए रखा। चौराहे पर जो थप्पड़ उसे पड़ा था, उसका दर्द अभी भी उसके गाल पर ताजा था, लेकिन अनन्या के चेहरे पर ना तो डर था ना ही गुस्सा। उसकी आंखें शांत थीं, जैसे समंदर की सतह जिसके नीचे तूफान छिपा हो। वह जानती थी कि यह थाना उसकी लड़ाई का अगला रणक्षेत्र है और यहां उसे और सावधानी बरतनी होगी। रमेश ने उसे थाने के अंदर धकेल दिया। थाना पुराना था, दीवारें जर्जर थीं और छत से सीलन टपक रही थी। सामने एक बड़ा सा डेस्क था जहां एक मोटा ताजा इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। उसका नाम था विजय प्रताप सिंह, एक ऐसा नाम जो इस इलाके में डर का पर्याय बन चुका था। विजय प्रताप की आंखें छोटी और चालाक थीं और उसकी मूछें ऐसी थीं जैसे वह हर वक्त किसी को धमकाने के लिए तैयार हो। उसने अनन्या की ओर देखा और रमेश से पूछा, ये कौन है, कहां से पकड़ लाए साहब? ये वही भिखारन है जो चौराहे पर हंगामा कर रही थी, रमेश ने हंसते हुए कहा। बोल रही थी कि मैं भगवान जैसा हूं, लेकिन 2 पैसे नहीं दे सकता। मैंने इसे सबक सिखाया। एक थप्पड़ लगाया तो चुप हो गई। विजय प्रताप ने एक ठहाका लगाया। अच्छा किया रमेश, ऐसी औरतों को यही चाहिए। ले जाओ इसे अंदर और थोड़ा और सबक सिखाओ। अनन्या चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसकी जेब में रिकॉर्डर अभी भी चालू था और हर शब्द दर्ज हो रहा था। उसने अपने सिर को और झुका लिया ताकि कोई उसकी आंखों में छिपी चमक को ना देख ले। रमेश ने उसे एक बार फिर धक्का दिया और थाने के पीछे की ओर ले गया।
जहां एक छोटा सा हवालात था। हवालात की सलाखें जंग खा रही थीं और अंदर की जमीन गीली थी। वहां पहले से ही 2-3 लोग बंद थे। एक बूढ़ा जो शायद कोई छोटा मोटा व्यापारी था और एक जवान लड़का जिसके चेहरे पर मार के निशान थे। रमेश ने अनन्या को हवालात में धकेल दिया और ताला लगा दिया। अब यहां बैठ और अपनी अकड़ निकाल, उसने कहा और हंसते हुए चला गया। अनन्या ने हवालात के अंदर का जायजा लिया। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, बेटी, तूने क्या गलती की? अनन्या ने सिर झुकाए रखा और सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं बाबा, बस भीख मांगी थी। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। यहां तो सांस लेना भी गलती है, ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। अनन्या ने बूढ़े की बातों को ध्यान से सुना। उसने देखा कि हवालात में बंद लोग डरे हुए थे, लेकिन उनके डर के पीछे एक गुस्सा भी था। वही गुस्सा जो बरसों की ज्यादती से पैदा होता है। उसने धीरे से बूढ़े से पूछा, बाबा, आप यहां क्यों हैं? बूढ़ा एक पल को चुप रहा, फिर बोला, मेरी दुकान है चौराहे पर, हर हफ्ते पैसे मांगते हैं। इस बार मेरे पास देने को कुछ नहीं था तो मुझे उठा लाए। कहते हैं जब तक पैसे नहीं दूंगा यहीं रखेंगे। अनन्या का दिल भारी हो गया। उसने जवान लड़के की ओर देखा जो चुपचाप कोने में बैठा था। और तुम? उसने पूछा। लड़के ने सिर उठाया और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने इनके खिलाफ शिकायत की थी। मेरी बहन के साथ उनके एक सिपाही ने बदतमीजी की थी। मैंने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उल्टा मुझे ही पकड़ लिया। अनन्या ने गहरी सांस ली। यह कहानियां नई नहीं थीं। उसने ऐसी सैकड़ों शिकायतें पढ़ी थीं, लेकिन आज वह इन कहानियों को जी रही थी और हर कहानी उसके इरादे को और मजबूत कर रही थी। कुछ देर बाद रमेश वापस हवालात के पास आया। उसने अनन्या को घूरा और कहा, तू अभी भी अकड़ में है ना? चल बाहर आ साहब, तुझसे बात करना चाहते हैं। अनन्या ने सिर झुका लिया और चुपचाप सलाखों के पास पहुंची। रमेश ने ताला खोला और उसे बाहर निकाला। उसने अनन्या का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि दर्द होने लगा, लेकिन अनन्या ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि यह उसकी योजना का हिस्सा है। उसे इन लोगों को और उकसाना है ताकि वे अपनी असलियत और उजागर करें। रमेश उसे वापस विजय प्रताप के डेस्क के पास ले गया। विजय प्रताप अब एक कुर्सी पर आराम से बैठा था। उसके सामने एक गिलास चाय रखा था। उसने अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में एक गंदी चमक थी। तो भिखारन, उसने कहा, तुझे चौराहे पर अकड़ दिखाने की आदत है। पता कितना कमा लिया? आज अनन्या ने सिर झुकाए रखा और धीरे से कहा, साहब कुछ नहीं मिला, बस भूखी हूं विजय। प्रताप ने ठहाका लगाया, भूखी है तो ठीक है, हम तुझे खाना खिलाएंगे, लेकिन पहले बता कहां से आई है? कोई मर्द है तेरा जो तुझे भीख मांगने भेजता है? अनन्या ने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसकी जेब में रिकॉर्डर अभी भी चालू था और वह चाहती थी कि विजय प्रताप और बोलता रहे। उसने जानबूझकर अपनी आवाज को और कमजोर किया, साहब मैं अकेली हूं, कोई नहीं है मेरा। विजय प्रताप की आंखें और चमक उठी। उसने रमेश की ओर देखा और कहा, रमेश इसे अंदर ले जाओ, थोड़ा मजा करते हैं। रमेश ने हंसते हुए अनन्या को फिर से पकड़ा और उसे एक छोटे से कमरे की ओर ले गया। अनन्या का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह पल खतरनाक है। उसने अपने दिमाग को तेजी से चलाया। तब भी अपनी पहचान नहीं उजागर करना चाहती थी। उसे और सबूत चाहिए थे, लेकिन वह यह भी नहीं होने दे सकती थी कि यह लोग उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। जैसे ही रमेश ने उसे कमरे में धकेला, अनन्या ने जमीन पर गिरने का नाटक किया। उसने अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला और उसे एक कोने में छिपा दिया ताकि वह चालू रहे। फिर उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, नहीं साहब मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। उसकी चीख सुनकर रमेश एक पल के लिए रुक गया। उसने अनन्या को घूरा और कहा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, यहां कोई नहीं आएगा। लेकिन तभी बाहर से एक दूसरी आवाज आई, विजय प्रताप की, रमेश इसे छोड़ दे, अभी कोई और काम है। रमेश ने गुस्से में अनन्या को एक और धक्का दिया और उसे वापस हवालात की ओर ले गया। अनन्या ने राहत की सांस ली। उसका रिकॉर्डर अभी भी कमरे में था और वह जानती थी कि वह बाद में उसे ले लेगी। हवालात में वापस आने पर अनन्या ने देखा कि बूढ़ा और जवान लड़का अब और डरे हुए थे। उसने धीरे से बूढ़े से पूछा, बाबा ये लोग रोज ऐसा करते हैं? बूढ़े ने सिर हिलाया, बेटी यह थाना नहीं, इनका अड्डा है। जो पैसे देता है वह छूट जाता है, जो नहीं देता उसे मारते हैं। और औरतों के साथ वह चुप हो गया।
अनन्या ने उसका कंधा थपथपाया। चिंता मत करो बाबा, ये सब जल्दी खत्म होगा। रात गहराने लगी थी। थाने में अब सन्नाटा था। सिर्फ सिपाहियों की हंसी और गालियों की आवाजें गूंज रही थी। अनन्या ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा फोन निकाला। यह फोन उसने सिर्फ आपातकाल के लिए रखा था। उसने एक मैसेज टाइप किया अपने एक भरोसेमंद साथी को जो बाहर उसकी मदद के लिए तैयार था। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, सबूत मिल रहे हैं, तैयार रहो। अनन्या जानती थी कि अब खेल अपने चरम पर है। उसे बस एक आखिरी धक्के की जरूरत थी, एक ऐसी घटना जो इन पुलिस वालों की असलियत को पूरी तरह उजागर कर दे, और वह मौका जल्दी ही आने वाला था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग को शांत किया। यह रात लंबी थी, लेकिन अनन्या तैयार थी। उसकी लड़ाई अभी शुरू हुई थी और वह इसे खत्म करके ही मानेगी। थाने की दीवारें रात के सन्नाटे में और भारी लग रही थीं। हवालात की ठंडी जमीन पर बैठी अनन्या ने अपनी सांसों को गिनना शुरू किया ताकि उसका दिमाग शांत रहे। बाहर से सिपाहियों की हंसी और गालियों की आवाजें अब भी आ रही थीं, लेकिन अनन्या का ध्यान कहीं और था। उसकी जेब में अब रिकॉर्डर नहीं था। वह उसे उस छोटे कमरे में छोड़ आई थी जहां रमेश उसे ले गया था। उसका दिमाग तेजी से उस रिकॉर्डर को वापस पाने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसमें अब तक के सबसे अहम सबूत दर्ज थे। लेकिन वह जानती थी कि अभी उसे इंतजार करना होगा। यह थाना एक जाल था और अनन्या उस जाल में फंसने के बजाय उसे तोड़ने आई थी। हवालात में बैठे बूढ़े और जवान लड़के ने अब बात करना बंद कर दिया था। बूढ़ा कोने में सिर झुकाए बैठा था और उसकी सांसें भारी थीं, जैसे वह आहार मान चुका हो। जवान लड़के की आंखें अभी भी गुस्से से लाल थीं, लेकिन उसका शरीर थकान से जवाब दे रहा था। अनन्या ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, हिम्मत मत हारो। ये लोग जितना डराते हैं उतने ताकतवर नहीं हैं। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद जगी। बेटी, तू इतना विश्वास कैसे रखती है? यह लोग तो भगवान से भी नहीं डरते। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, भगवान से डरे या ना डरे, इंसाफ से तो डरेंगे। उसकी बातें सुनकर जवान लड़के ने पहली बार कुछ कहा। तू कौन है? तुझे देखकर लगता नहीं कि तू बस एक भिखारी है। अनन्या ने उसकी ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, मैं वही हूं जो तुम्हें इस जाल से निकालने आई है। बस थोड़ा और वक्त दो। लड़के ने कुछ कहना चाहा पमता, लेकिन तभी हवालात के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। अनन्या ने तुरंत सिर झुका लिया और अपने भिखारी के भेष को और पक्का कर लिया। दरवाजे पर रमेश खड़ा था और उसके साथ एक और सिपाही था, एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी जिसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसका नाम था भोलू थाने का, वो सिपाही जो अपनी मार के लिए कुख्यात था। रमेश ने हवालात की सलाखों पर डंडा मारा और चिल्लाया, अरे भिखारन उठ साहब ने फिर बुलाया है। अनन्या ने धीरे से सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, साहब, मैंने क्या गलती की, मुझे छोड़ दो। रमेश ने हंसते हुए कहा, गलती तो तूने बहुत की है, अब चल, वरना यही सबक सिखा दूंगा। अनन्या ने जानबूझकर धीरे धीरे उठने का नाटक किया ताकि रमेश और भोलू को लगे कि वह डर रही है। भोलू ने उसे जोर से पकड़ा और हवालात से बाहर खींच लिया। चल जल्दी, टाइम बर्बाद मत कर, उसने गुर्राते हुए कहा। अनन्या को फिर से विजय प्रताप के डेस्क की ओर ले जाया गया, लेकिन इस बार माहौल कुछ और था। विजय प्रताप अब अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा था। वह थाने के एक कोने में खड़ा था, जहां एक छोटा सा टेबल था। टेबल पर कुछ शराब की बोतलें और गिलास रखे थे, और वहां दो और लोग बैठे थे। एक स्थानीय गुंडा जिसे अनन्या ने चौराहे पर देखा था, और दूसरा कोई अजनबी जो शायद कोई बड़ा व्यापारी था। विजय प्रताप ने अनन्या को देखा और एक गंदी हंसी हंसा, तो भिखारण, अब तुझे मौका दे रहे हैं। अगर तू हमारी बात मान ले तो तुझे छोड़ देंगे, वरना उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह सब कुछ कह रही थी। अनन्या ने अपने डर को छिपाया और सिर झुकाए रखा। उसने धीरे से कहा, साहब, मैं बस एक गरीब औरत हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। विजय प्रताप ने टेबल पर रखा गिलास उठाया और एक घूंट भरा। तेरे पास कुछ नहीं है तो हम तुझे कुछ देंगे, बस थोड़ा मजा करना होगा। अनन्या का खून खल रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अभी गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं है। उसे उस रिकॉर्डर को वापस लेना था और इसके लिए उसे इन लोगों को और उलझाना था। उसने जानबूझकर अपनी आवाज को और कमजोर किया, साहब, मुझे माफ कर दो,
मैं कुछ नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर गुंडे ने ठहाका लगाया। अरे इतना नाटक क्यों कर रही है? आखिर में तो मानना ही पड़ेगा। विजय प्रताप ने उसे चुप कराया और अनन्या की ओर बढ़ा। उसने अनन्या का चेहरा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने एक कदम पीछे हट लिया। अरे यह तो अभी भी अकड़ दिखा रही है, भोलू ने कहा और अनन्या की ओर बढ़ा। उसने अनन्या का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसका शॉल जमीन पर गिर गया। अनन्या ने तुरंत अपना चेहरा छिपाया, लेकिन विजय प्रताप ने कुछ और देख लिया। रुक भोलू, उसने कहा, इसके चेहरे पर कुछ तो है, यह कोई आम भिखारी नहीं लगती। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि अगर उसकी पहचान अब खुल गई तो उसकी योजना अधूरी रह जाएगी। उसने तुरंत जमीन पर गिरने का नाटक किया और रोने लगी। साहब, मैं बस एक गरीब औरत हूं, मुझे छोड़ दो। विजय प्रताप ने उसे घूरा, लेकिन उसका शक अभी पूरी तरह पक्का नहीं हुआ था। उसने रमेश को इशारा किया, इसे उस कमरे में ले जाओ, मैं बाद में देखता हूं। रमेश ने अनन्या को फिर से उस छोटे कमरे की ओर खींचा जहां उसका रिकॉर्डर छिपा था। अनन्या ने राहत की सांस ली। यह वही मौका था जिसका उसे इंतजार था। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि रिकॉर्डर अभी भी उसी कोने में था जहां उसने छिपाया था। रमेश ने उसे धक्का देकर अंदर छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब यहां बैठ और चिल्लाना मत, उसने कहा और बाहर चला गया। अनन्या ने तुरंत रिकॉर्डर उठाया और उसे चेक किया। वह अभी भी चालू था और उसमें अब तक की सारी बातचीत दर्ज थी। उसने रिकॉर्डर को अपनी कमर में बांध लिया ताकि कोई उसे ना देख ले। फिर उसने कमरे का जायजा लिया। यह कमरा छोटा था, लेकिन उसमें एक छोटी सी खिड़की थी जो थाने के पिछले हिस्से की ओर खुलती थी। अनन्या ने खिड़की की ओर देखा और अपने दिमाग में एक योजना बनाई। वह जानती थी कि उसे अब और सबूत चाहिए और इसके लिए उसे थाने में और समय बिताना होगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब खतरा बढ़ रहा है। कुछ देर बाद दरवाजा फिर से खुला। इस बार विजय प्रताप अंदर आया और उसके साथ भोलू भी था। विजय प्रताप की आंखें अब और खतरनाक लग रही थीं। उसने अनन्या को घूरा और कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तू सिर्फ एक भिखारी है। बता सच क्या है, नहीं तो मैं खुद पता लगा लूंगा। अनन्या ने अपने डर को काबू में रखा और रोने का नाटक किया। साहब, वाह, मैं सच कह रही हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। विजय प्रताप ने एक कदम और बढ़ाया और उसका हाथ अनन्या की ओर उठा, लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आई, साहब बाहर आइए, कोई हंगामा हो रहा है। यह रमेश की आवाज थी। विजय प्रताप ने गुस्से में अनन्या को देखा और कहा, तू बची नहीं, मैं वापस आता हूं। वह और भोलू बाहर चले गए। अनन्या ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत अपनी जेब में रखा फोन निकाला और अपने साथी को एक और मैसेज भेजा, आज रात कुछ बड़ा होने वाला है, तैयार रहो। वह जानती थी कि अब वक्त करीब आ रहा है। उसे बस एक आखिरी मौके की जरूरत थी, एक ऐसी घटना जो इन सबको बेनकाब कर दे। रात गहराने लगी थी। थाने में अब भी हलचल थी, लेकिन अनन्या का दिमाग अब पूरी तरह शांत था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगी। यह रात सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उन तमाम लोगों की रात थी जो इस थाने की ज्यादतियों का शिकार हुए थे, और अनन्या ने ठान लिया था कि वह इस रात को यादगार बना देगी। थाने में रात का सन्नाटा अब और गहरा हो चला था, लेकिन अनन्या के लिए यह सन्नाटा किसी तूफान से कम नहीं था। वह उस छोटे से कमरे में बैठी थी जहां रमेश ने उसे बंद किया था। कमरे की दीवारें नम थीं और हवा में एक अजीब सी घुटन थी। अनन्या की कमर में बंधा रिकॉर्डर अब भी सुरक्षित था और उसमें इस थाने की सारी सड़ा दर्ज थी। विजय प्रताप की धमकियां, रमेश की बदतमीजी और भोलू की क्रूरता। लेकिन अनन्या जानती थी कि यह सबूत अब भी अधूरे थे। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो इन लोगों को सिर्फ बेनकाब ना करे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दे। और इसके लिए उसे एक आखिरी जोखिम उठाना था। उसने अपनी जेब में रखा फोन निकाला और चुपके से स्क्रीन को चेक किया। उसका साथी इंस्पेक्टर अजय मेहरा बाहर तैयार था। अजय अनन्या का पुराना दोस्त था और वह इस मिशन में उसका सबसे बड़ा सहारा था। अनन्या ने उसे एक आखिरी मैसेज भेजा, अब वक्त है, आधे घंटे में पहुंचो। उसने फोन को फिर से छिपा लिया और अपने आसपास का जायजा लेने लगी। कमरे की खिड़की अब भी उसकी उम्मीद थी, लेकिन वह जानती थी कि अभी भागना ठीक नहीं होगा। उसे पहले विजय प्रताप और उसके गुर्गों को पूरी तरह उजागर करना था।
बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। अनन्या ने तुरंत जमीन पर बैठकर अपने भिखारी के भेष को और पक्का कर लिया। दरवाजा खुला और इस बार भोलू अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं। शायद शराब के नशे में उसने अनन्या को घूरा और कहा, साहब ने कहा है तुझे अब और मौका नहीं मिलेगा। बोल क्या जवाब है? अनन्या ने सिर झुकाए रखा और कांपती आवाज में कहा, साहब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दो। भोलू ने एक क्रूर हंसी हंसी और अनन्या की ओर बढ़ा। छोड़ दूं? इतनी आसानी से? तुझे तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। अनन्या ने अपने दिमाग को तेजी से चलाया। वह जानती थी कि यह पल खतरनाक है, लेकिन यही वह मौका भी था जिसका उसे इंतजार था। उसने जानबूझकर जोर से चिल्लाना शुरू किया, नहीं साहब, मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं करूंगी। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि बाहर खड़े रमेश ने भी सुन ली। वह कमरे में दौड़ता हुआ आया और भोलू को रोकने की कोशिश की। अरे भोलू, रुक जा, साहब ने कहा था अभी कुछ मत कर। लेकिन भोलू का नशा अब हद पार कर चुका था। उसने रमेश को धक्का दिया और अनन्या का हाथ पकड़ लिया। अनन्या ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, जैसे वह पूरी तरह डर गई हो, लेकिन उसकी आंखें हर हरकत पर थीं। उसने देखा कि रमेश अब घबरा रहा था। भोलू, तुझे नहीं पता साहब को गुस्सा आएगा, रमेश ने फिर कहा। तभी विजय प्रताप की आवाज गूंजी। क्या हो रहा है? यहां वह कमरे में आया और भोलू को देखकर चिल्लाया, मैंने कहा था इसे अभी मत छूना। क्या तमाशा कर रहा है? भोलू ने गुस्से में अनन्या को जमीन पर धकेल दिया और विजय प्रताप की ओर मुड़ा। साहब, यह औरत हमें बेवकूफ बना रही है, मुझे यकीन है ये कोई भिखारी नहीं है। विजय प्रताप ने अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में अब शक और गुस्सा दोनों थे। उसने अनन्या के पास जाकर उसका चेहरा पकड़ा और जोर से कहा, बता सच क्या है, तू कौन है? अनन्या ने रोने का नाटक किया और कहा, साहब मैं बस एक गरीब औरत हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन विजय प्रताप को अब यकीन नहीं हो रहा था। उसने रमेश को इशारा किया, इसके कपड़े चेक करो, कुछ तो मिलेगा। रमेश ने अनन्या की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन अनन्या ने तुरंत अपनी योजना बदली। उसने जमीन पर गिरने का नाटक किया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, हाय ये लोग मुझे मार डालेंगे, कोई बचाओ। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि थाने के बाहर खड़े कुछ सिपाहियों ने भी सुन ली। एक सिपाही ने अंदर झांक कर पूछा, साहब क्या हो रहा है? विजय प्रताप ने गुस्से में उसे चुप कराया, लेकिन अनन्या का मकसद पूरा हो चुका था। उसने थाने में हलचल पैदा कर दी थी और अब हर कोई उसकी ओर ध्यान दे रहा था। विजय प्रताप ने गुस्से में अनन्या को एक और थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी चमक थी। बस अब बहुत हो गया, उसने धीरे से कहा। विजय प्रताप एक पल के लिए ठिठक गया। क्या बोली? उसने गुर्राते हुए कहा। अनन्या ने अपना सिर उठाया और पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा, अब बहुत हो गया, तुम लोगों की गुंडागर्दी अब खत्म हो गई। विजय प्रताप, रमेश और भोलू तीनों एकदम खामोश हो गए। अनन्या ने धीरे से अपनी कमर से रिकॉर्डर निकाला और उसे हवा में उठा दिया। तुम्हारी हर बात, हर धमकी, हर जुल्म, सब कुछ इसमें दर्ज है और अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। विजय प्रताप का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने रिकॉर्डर की ओर झपट्टा मारा, लेकिन अनन्या ने उसे पीछे धकेल दिया। हिम्मत मत करना, उसने कहा, और उसकी आवाज में अब एक अजीब सा रोब था। रमेश और भोलू अब घबरा रहे थे। साहब ये क्या कह रही हैं? रमेश ने डरते हुए पूछा। विजय प्रताप ने गुस्से में अनन्या की ओर देखा और कहा, तू जो भी है, तुझे यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और अनन्या की ओर तान दी, लेकिन अनन्या ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, एक औरत को मारने की बात कर रहे हो, लेकिन अपने जुल्मों का हिसाब देने से डर रहे हो। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज गूंजी, हाथ ऊपर करो, कोई हिलेगा नहीं। यह अजय मेहरा की आवाज थी। थाने का दरवाजा जोर से खुला और अजय के साथ एक पूरी पुलिस अंदर घुस आई। विजय प्रताप, रमेश और भोलू एकदम सन्ने रह गए। अनन्या ने राहत की सांस ली और अजय की ओर देखा। तुम्हारा टाइमिंग हमेशा परफेक्ट रहता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अजय ने विजय प्रताप की पिस्तौल छीन ली और उसे हथकड़ी पहना दी। तुम्हारी गेम अब खत्म, विजय प्रताप, उसने कहा, और यह रिकॉर्डर अब तुम्हारा आखिरी सबूत होगा।
अनन्या ने रिकॉर्डर अजय को थमा दिया और हवालात की ओर बढ़ी। उसने बूढ़े और जवान लड़के को बाहर निकाला और कहा, अब तुम लोग आजाद हो। इन लोगों का राज अब खत्म हुआ। थाने में अब हलचल मच गई थी। विजय प्रताप रमेश और भोलू को हथकड़ियों में जकड़कर जीप में डाला जा रहा था। अनन्या ने एक बार फिर थाने का जायजा लिया। यह वही जगह थी जहां कुछ घंटे पहले वह एक भिखारी के भेष में डरी हुई औरत बनकर बैठी थी, लेकिन अब वह दिनेश अनन्या शर्मा थी, एक आईपीएस अधिकारी जिसने अपने साहस और चालाकी से एक पूरे सिस्टम को हिला दिया था। लेकिन अनन्या जानती थी कि यह लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। विजय प्रताप जैसे लोग सिर्फ एक थाने तक सीमित नहीं थे, वे पूरे सिस्टम में फैले हुए थे, और अनन्या ने ठान लिया था कि वह इस सड़ा को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। उसने अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसे एक बार देखा। यह कार्ड सिर्फ उसकी पहचान नहीं था, यह था उसकी ताकत, उसका हथियार और उसका वादा। थाने के बाहर अब भीड़ जमा हो रही थी। चौराहे के लोग, जिन्होंने बरसों तक जुल्म सहे थे, अब अनन्या को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर की जगह अब उम्मीद थी। अनन्या ने उनकी ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, इंसाफ आ चुका है। उसकी बात सुनकर भीड़ में एक हल्की सी हलचल हुई और फिर तालियां गूंजने लगी। सुबह की पहली किरणें थाने की जर्जर दीवारों पर पड़ रही थीं, लेकिन आज यह जगह कुछ अलग थी। रात का सन्नाटा अब टूट चुका था और थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। चौराहे के फल वाले, चाय की दुकान वाला और वे गांव वाले जो बरसों से विजय प्रताप और उसके गुर्गों की ज्यादतियों का शिकार थे, अब थाने के गेट के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में डर की जगह एक नई उम्मीद चमक रही थी। अनन्या शर्मा, जो कल तक एक भिखारी के भेष में इस चौराहे पर सिक्के मांग रही थी, आज उनके सामने एक ऐसी शख्सियत बनकर खड़ी थी जिसने उनके बरसों के दर्द को एक रात में बदल दिया था। अनन्या ने थाने के बाहर कदम रखा। उसने अब अपने भिखारी के कपड़े उतार दिए थे। उसकी जगह अब एक कड़क वर्दी थी जिस पर उसका आईडी कार्ड चमक रहा था। उसकी आंखें अभी भी वहीं थीं, शांत, गहरी और इंसाफ की आग से भरी। अजय मेहरा, उसका भरोसेमंद साथी, उसके बगल में खड़ा था। विजय प्रताप रमेश और भोलू को हथकड़ियों में जकड़कर पुलिस वैन में डाला जा चुका था। उनके चेहरों पर अब वह अकड़ नहीं थी जो कल तक चौराहे पर हर किसी को डराने के लिए काफी थी। उनकी जगह अब सिर्फ डर था, उस इंसाफ का डर जो अनन्या लेकर आई थी। थाने के बाहर जमा भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। यह वही बूढ़ा था जिसे अनन्या ने हवालात में देखा था। उसकी आंखें नम थीं और उसने अनन्या के सामने हाथ जोड़ लिए। बेटी, तूने हमें नया जीवन दिया, उसने कांपती आवाज में कहा। हमने तो सोच लिया था कि अब कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। अनन्या ने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बाबा, यह मेरा फर्ज था और यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, यह आप सबकी जीत है। भीड़ में से वह जवान लड़का भी आगे आया जिसकी बहन के साथ सिपाही ने बदतमीजी की थी। उसने अनन्या को सलाम किया और कहा, मैडम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई हम जैसे लोगों के लिए इतना कुछ करेगा। आपने मेरी बहन की इज्जत बचाई। अनन्या ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी बहन की इज्जत मेरी भी इज्जत है और अब कोई भी इस चौराहे पर किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अनन्या की बात सुनकर भीड़ में तालियां गूंज उठीं, लेकिन अनन्या का दिल अभी पूरी तरह शांत नहीं था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक थाने की कहानी नहीं थी। विजय प्रताप जैसे लोग हर जगह थे, कभी वर्दी में, कभी सादे कपड़ों में, और उनकी ताकत सिर्फ उनकी लाठियों या पिस्तौल से नहीं थी, वह थी उस डर से जो वे लोगों के दिलों में बोते थे। अनन्या ने ठान लिया था कि वह इस डर को खत्म करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही लड़ाइयां क्यों ना लड़नी पड़े। अजय ने अनन्या की ओर देखा और कहा, मैडम, रिकॉर्डर में जो सबूत हैं वह इन लोगों को जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे रखेंगे, लेकिन अब क्या, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अनन्या ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह शुरुआत है, लेकिन हर शुरुआत के साथ एक उम्मीद आती है, और मैं यह उम्मीद हर उस इंसान तक पहुंचाना चाहती हूं जो इंसाफ के लिए तरस रहा है। थाने के बाहर का माहौल अब उत्सव जैसा हो गया था। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे और चाय की दुकान वाला मुफ्त में चाय बांट रहा था। अनन्या ने भीड़ को देखा और उनके चेहरों पर बिखरी मुस्कान को महसूस किया। यह मुस्कान सिर्फ खुशी की नहीं थी,
ये थी उस आजादी की जो बरसों बाद उन्हें मिली थी। लेकिन अनन्या का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अब उन सबूतों को कोर्ट तक ले जाना था और यह सुनिश्चित करना था कि विजय प्रताप और उसके गुणों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अनन्या और अजय थाने के अंदर वापस गए। वहां अब भी कुछ औपचारिकताएं बाकी थीं। रिकॉर्डर को सावधानी से सील किया गया और अनन्या ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी घटना की रिपोर्ट भेज दी। उसने हवालात में बंद अन्य लोगों को भी रिहा करवाया और उनकी शिकायतों को दर्ज किया। हर शिकायत एक नई कहानी थी। किसी की दुकान लूटी गई थी, किसी की जमीन हड़पी गई थी और किसी की बेटी को डराया गया था। अनन्या ने हर कहानी को ध्यान से सुना और वादा किया कि हर जुल्म का हिसाब होगा। दोपहर तक थाना पूरी तरह बदल चुका था। नए सिपाहियों को तैनात किया गया था और अजय को अस्थायी रूप से थाने का प्रभारी बनाया गया। अनन्या ने अजय से कहा, इस थाने को अब एक नई पहचान देनी है। लोग इसे डर की जगह नहीं बल्कि इंसाफ की जगह के रूप में देखें। अजय ने सिर हिलाया और कहा, मैडम, आपके साथ काम करके मैंने एक बात सीखी है। इंसाफ का रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। शाम होने तक अनन्या ने चौराहे का एक बार फिर दौरा किया। वह अब अपनी वर्दी में थी और लोग उसे देखकर रुक रहे थे। कुछ ने उसे सलाम किया, कुछ ने धन्यवाद कहा और कुछ ने बस चुपचाप उसकी ओर देखा जैसे वह कोई चमत्कार हो। अनन्या ने चौराहे पर रुककर उस बरगद के पेड़ को देखा जहां उसने पहली रात बिताई थी। उस पेड़ के नीचे उसने अपने मिशन की शुरुआत की थी और आज वह मिशन पूरा हो चुका था। लेकिन अनन्या का मन अभी भी भारी था। वह जानती थी कि यह जीत सिर्फ एक पड़ाव थी। सिस्टम में अभी भी कई खामियां थीं और कई विजय प्रताप अभी भी आजाद घूम रहे थे। उसने अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसे एक बार फिर देखा। यह कार्ड सिर्फ उसकी पहचान नहीं था, यह था उसकी जिम्मेदारी और अनन्या ने उस जिम्मेदारी को अपने सीने से लगाया। कुछ दिन बाद कोर्ट में विजय प्रताप, रमेश और भोलू के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई। अनन्या का रिकॉर्डर वहां सबसे बड़ा सबूत बना। उसमें दर्ज हर बात, हर धमकी, हर गाली, हर जुल्म कोर्ट में गूंजी। गांव वाले भी गवाही देने आए और उनकी कहानियों ने जज को भी झक छोड़ दिया। विजय प्रताप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और रमेश और भोलू को भी कड़ी सजा मिली। कोर्ट के बाहर खड़े लोग तालियां बजा रहे थे और अनन्या को देखकर चिल्ला रहे थे, मैडम जिंदाबाद। अनन्या ने भीड़ की ओर देखा और सिर्फ मुस्कुराई। उसने कोई भाषण नहीं दिया, कोई बड़ी बात नहीं कही। उसकी मुस्कान ही काफी थी। वह मुस्कान जो बता रही थी कि इंसाफ की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। वह चौराहे पर वापस लौटी और उस बूढ़े फल वाले से एक सेब खरीदा। बेटी, यह मुफ्त में ले लो, फल वाले ने कहा। लेकिन अनन्या ने हंसकर कहा, नहीं बाबा, अब इस चौराहे पर सब कुछ ईमानदारी से होगा। रात होने तक अनन्या अपने दफ्तर वापस लौट आई। उसकी टेबल पर नई फाइलें इंतजार कर रही थीं, नए चौराहों की, नए जुल्मों की। उसने एक फाइल उठाई और उसे खोल लिया। उसकी आंखों में वही चमक थी, वही चमक जो उसने उस रात बरगद के पेड़ के नीचे देखी थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई लंबी है, लेकिन वह तैयार थी, क्योंकि अनन्या शर्मा सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं थी। वह थी एक उम्मीद, एक आग और एक वादा। और यह वादा था कि जब तक जुल्म रहेगा उसकी लड़ाई जारी रहेगी। चौराहे पर अब रात फिर से उतर रही थी, लेकिन इस बार सन्नाटा डर का नहीं था, यह था सुकून का सन्नाटा। बरगद का पेड़ अभी भी हवा में झूम रहा था और उसकी शाखाओं से चांदनी टपक रही थी। चौराहा अब आजाद था और उसकी कहानी अब हर गांव, हर शहर तक पहुंच रही थी। अनन्या की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी जिसने भिखारी का भेष बदलकर इंसाफ को जिंदा रखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम और बेहतर काम कर सकते हैं। और हां, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंच सकें। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।